Hare Krishna. Hare Krishna. So in this particular lecture, we are going to start with the new topic, and that is gravitation. So gravitation वो टॉपिक है जो हम जब 12th में जाते हैं तो जनरली वो काफी मैच खाता है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट नेवरदलेस वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, विल ट्राई टू यूटिलाइज इट इन अ वे कि अभी ऐसे पढ़ लेंगे कि जब 12th में जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने लिए ज्यादा आसान हो जाए. So initially the plan was that I'll cut off gravitation in a way that major portion of it will be covered in electrostatics in 12th, but rather than that we can reverse the approach and we can study gravitation in such a way that when we go in 12th we find electrostatics very easy, because 60 to 70% of the things will be matching in both the things. Therefore if we can really understand gravitation properly, थोड़ा सा अगर टाइम देके उसको सीखेंगे तो अपना काफी कुछ अच्छा हो जाएगा. काफी कुछ में इंटीग्रेशन भी इंक्लूडेड है क्योंकि इसमें कई सारे डेरिवेशंस आते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स of electrostatics will be automatically covered. आपको लगेगा कि lectures repeat हो रहे हैं when we'll go to electrostatics. So in today's lecture we'll focus on Newton's law of gravitation. Vectors बहुत important है gravitation के Newton's law में. Vectors जो हमने पढ़ा था पहले 11th में basics, that will play very important role in the Newton's law of gravitation and in electrostatics also. So the first in this particular lecture we are going to emphasize on Newton's law of gravitation and potential energy for a system of particles. ठीक है, so we'll start first with Newton's law of gravitation. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सबको पता है, पर इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. विल बी फोकसिंग ऑन दैट मोर. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सबको कहानी पता है तो कहानी का डिस्कशन नहीं करेंगे. यहाँ पे सपोज देर इज अ मास m and there is another mass capital M. They are separated by a distance of say r. So कोई भी अगर इस वर्ल्ड में कोई भी दो अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, हाँ, और एक का मास m है और दूसरे का मास m है, तो वो दोनों आपस में कुछ फोर्स लगाते हैं जो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स. इन सर्टन सर्कमस्टांसेस वो जो फोर्स होता है उसका वैल्यू हो सकता है gmm/r², where r is the distance between these two objects. एक का मास m बोल रहा हूं, एक का मास कैपिटल M बोल रहा हूं. m1 m2 करके नहीं लिखेंगे, लिखने में दिक्कत होता है. स्मॉल m कैपिटल M लुक्स बेटर एंड इजी. तो अपना फोर्स आया gmm/r². आप सबको पता होगा ये सारा फॉर्मूला बचपन में हमने पढ़ा है. नाउ g यहां पे क्या है? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जो हम स्मॉल g पढ़ते हैं वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो g हम पढ़ेंगे दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज 6.67 into 10 to power -11. इसका SI यूनिट क्या होगा? इस g का SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मास इनटू मास पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, जस्ट लेट मी चेक सब ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक. So this is the value of gravitational constant and this is g. Both are different. यहाँ पे ये वाला पुट करना अपने को, F equals to gmm/r². ठीक है. कुछ कुछ चीज जो खास इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला का कुछ कुछ वैलिडिटी, ऐसा नहीं कि हमेशा एप्लीकेबल है. देयर आर सम वैलिड places where you can apply it. First, this is valid only for 2-point objects. This is valid only for 2-point objects. Point object का मतलब क्या होता है? शायद ये पहले बताया है. पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो बॉडी है इसका जो डायमेंशंस है, इसका जो इंडिविजुअल डायमेंशंस है और इसका जो डायमेंशंस है, दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. जो डायमेंशंस होगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट बनाया, नहीं, सपोज मेरे लिए, फॉर मी, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं समझा सकते. सी फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सा गोला है और यहाँ पे एक गोला है. ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? आर दीज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स? दे आर नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसका डायमेंशंस कंपेरेबल है इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देम. इसका जो इंडिविजुअल डायमेंशन है ना, से आर, और इसका छोटा आर, इसका द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. So the dimensions of the individual bodies are quite comparable to this distance, the separation between them. पर अगर ये काफी छोटा हो जाए ना, सपोज यहाँ पे एक बड़ा सा ये डिस्क नहीं रहता, छोटा सा पॉइंट रहता है, और काफी दूर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैं, ये एक पॉइंट है और वहां पे एक पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना होगा? मैक्स टू मैक्स ये मैंने 0.5 सेंटीमीटर का बनाया है,
और दोनों के बीच का दूरी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, काफी ज्यादा है। सो 0.5 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सो दीज टू आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक दूसरे को कैसे दिख रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट की तरह दिख रहे हैं, बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रहता है तभी F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं, वरना लगाना पॉसिबल नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, फिर भी पॉसिबल है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ना हो फिर भी पॉसिबल है। कब कब पॉसिबल है? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, भले ही वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, फिर भी हम लगा सकते हैं। पर उस केस में ये ध्यान रखना है कि r क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मास अगर m है और ये अगर m है, सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इसको ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। उसका प्रॉपर्टीज जस्ट बताता हूं, एक मिनट, पहले वैलिडिटी का बात कर लेते हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्ट जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो r हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मासेस ऐसे करके, फॉर्मूला यही है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जो स्फेरिकल बॉडी है, वी कैन अज्यूम दैट इट इज अ पॉइंट मास ओनली concentrated at this particular coordinate। अगर ये origin है, से दिस इज अ कोऑर्डिनेट r, 0, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो मैं इसे रीड्रॉ कर सकता हूं। कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं? ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं कि ओरिजिन पे मैंने एक पॉइंट मास रख दिया और r, 0 पर भी एक पॉइंट मास रख दिया। दिस इज रिप्लेसेबल, ऐसा करके कर सकते हैं। बट दिस is valid only for spherical objects, it is not valid for cubical object या conical object। और कुछ अगर रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ spherical object के लिए वैलिड होता है। क्यों? because they can be treated like point objects, can be treated like point objects, ठीक है। दूसरा, अच्छा, spherical object और point object के लिए भी वैलिड होगा। मतलब अगर ऐसा करके एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड हॉलो दोनों, spherical object आइदर सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए वैलिड है, आइदर सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए वैलिड है। और यहां पर अगर एक पॉइंट मास रख दिया m, स्टिल दिस फॉर्मूला इज वैलिड। r इज दिस, याद रखना सेंटर से है, सरफेस से नहीं है, ठीक है। स्टिल दिस फॉर्मूला इज वैलिड। सो यही दो केस में फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, या स्फेरिकल और एक पॉइंट हो। स्फेयर में क्या क्या आता है? सॉलिड एंड हॉलो दोनों आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं इस फोर्स के कुछ कुछ नेचर का, एंड देन विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। अगर इस फोर्स का नेचर का हम डिस्कशन करें तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से एक बार नोट कर लेना। पहला चीज, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकंड, दे फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। दे विल बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज। इसका मतलब ये, इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन धीरे धीरे आएगा, दिमाग में सेट करते रहना कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कभी कभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन में दे सकता हूं, क्वेश्चन में क्या दे सकता है, देखो, दो ऑब्जेक्ट देगा, ये एक रिंग है, इट्स नॉट अ स्फेयर, ये एक रिंग है लाइक दिस। रिंग का मास है m एंड इसका मास है m। सो क्वेश्चन में दे सकता है कि ये जो दिस इज फिक्स्ड, से दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल, ठीक है। ये ऐसे करके जा सकता है उसके तरफ, ग्रेविटी नहीं है, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, आपस में ग्रेविटेशनल इनका फोर्स रहेगा, ठीक है। और दिस इज फिक्स्ड, तो आपको बोल सकता है व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m, ये जो रिंग है ना, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब इसके चलते इस पे फोर्स पूछ रहा है, वो ज्यादा टफ है निकालना इन कंपैरिजन टू इसका फोर्स ऑन दिस m। सो बाय दिस लॉ की एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, वी कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज आप इसके चलते अगर इस पे फोर्स निकालेंगे, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आगे करके दिखाएंगे भी, ये क्वेश्चन मैं आगे चल के सॉल्व करूंगा भी, और इंटीग्रेट करके भी दिखाऊंगा। और इसके चलते इस पे जो फोर्स है वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं। सो कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी दे सकता है, यहाँ पे तो खैर एक ये दे दिया, और अगर एक स्फेयर दे देता यहाँ पे तो 100% फिर कंफ्यूजन हो जाता। वो तो पॉइंट था तो काफी आसान था। यहाँ अगर स्फेयर को मैंने फिक्स करके रखा है और कहा इसके चलते या फिर हाँ इसके चलते इस पे फोर्स बताइए, तब तो इट्स, अगर ये दो पॉइंट किसी को नहीं पता कि स्फीयर कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो और ये पहला चीज अगर नहीं पता कि स्फीयर कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा एक्शन रिएक्शन पेयर वैलिड, अगर ये दिमाग में क्लिक नहीं किया उस समय सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल ही नहीं। आप सबसे पहले इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना पड़ता है,
और इसके चलते इस पे फोर्स निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके चलते इस पे फोर्स निकाल लेंगे, ज्यादा आसान होगा। सो दैट मीन्स अगर इसके चलते इस पे एक लाइन में आंसर आता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द फोर्स जो ये इस पे लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ध्यान रखना। ये सारा क्वेश्चन में इसका एप्लीकेबिलिटी आता है, इसलिए यहाँ पे बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं इस चीज को कि यहाँ पे नीड आएगा। ये सब का छोटी छोटी बातें हैं, पर उस समय एग्जाम में मतलब क्वेश्चन सॉल्व के टाइम में क्लिक करना चाहिए अपने। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तीसरा, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब सपोज यहां पे एक पार्टिकल है, यहां दूसरा पार्टिकल है, यहां तीसरा पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ए बी पे जो फोर्स लगाएगा, ऐसा करके लगाएगा अपने तरफ, ए बी पे जो फोर्स लगाएगा वो सपोज लगा रहा है F1, सो दिस F1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C। ए बी पे कितना लगाएगा, GMM बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर इसका मास मैं बोल दूं m, इसका मास स्मॉल m और बीच का डिस्टेंस r, तो इतना फोर्स लगा देगा ए बी पे। ये C के प्रेजेंस के इंडिपेंडेंट है, C रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला चीज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब मान लो यहाँ पे क्लाउडी एनवायरनमेंट है, हाँ, या बीच में पानी है, अगर आप पानी में डुबा के ये दो ऑब्जेक्ट को रख दे ऐसे करके, पानी में डुबा के भी अगर ये दो ऑब्जेक्ट को रख दें तो फोर्स कितना होगा, इतना ही रहेगा। फोर्स विल नॉट बी अफेक्टेड, फोर्स विल नॉट बी अफेक्टेड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, वो हमेशा इतना ही लगेगा, मीडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन चीज नेचर पे आपको ध्यान देने का है, दैट्स इट। और बाकी कुछ बच्चा टाइप एग्जांपल करेंगे नहीं हम लोग कि मास का वैल्यू दे दिए, मास दे दिया, आर दे दिया, बोलो फाइंड द फोर्स। तो ऐसा ऐसा कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ, स्टार्ट करो आप लोग करना, ठीक है। जितना क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन करेंगे, सारा इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड रहेगा। मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, चलो फिर एक ही बार में क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर ही कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड देयर आर 3 मासेस व्हिच आर केप्ट m आइसोसेलेस ट्रायंगल का लेंथ से a, हाँ, दिस पार्टिकल इज a, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन a, सिंपल, ठीक है। 3 मास रखा हुआ है लाइक दिस, फाइंड द फोर्स ऑन a, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज अ स्क्वायर एंड अगेन 4 पार्टिकल्स आर केप्ट लाइक दिस, चारों का मास हम इक्वली मान लेते हैं m m m एंड m, स्क्वायर है साइड a का, अगेन ये पार्टिकल a, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑन a, फाइंड द फोर्स ऑन a। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, से दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है और ये इस हेक्सागन का सेंटर है। अगेन यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं लाइक दिस, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैंने एक मास m को रख दिया a, फाइंड द फोर्स ऑन a। ये वेक्टर लिखा है तो ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, दिस इज x एंड दिस इज y, फाइंड वेक्टोरियली द फोर्स ऑन a, ठीक है। ओके चलो और भी कुछ कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। आपका वेक्टर स्ट्रांग रहना चाहिए, वेक्टर अगर अच्छा है तो ये काफी स्मूथली निकल जाएगा ये सारा क्वेश्चंस। और भी कई सारे क्वेश्चंस है, मैं लिखता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया ना, 3 क्वेश्चन तो बेसिक फॉर्मेट का ले लिए। चलो ये एक मास ले लेते हैं m, ये एक मास ले लेते हैं 9m, द सेपरेशन बिटवीन देम इज l, ठीक है। m इज टू बी केप्ट इन बिटवीन, भैया बिटवीन हटाओ कहीं भी रखो, बिटवीन हटाओ कहीं भी रखो, बस मेरे को बोलो वेयर शुड m be kept to be in equilibrium। ये सारे फिक्स्ड हैं, दिस इज फिक्स्ड, ये मूवेबल होगा तब तो होगा ही नहीं, उसको फिक्स कर दिए हैं, वेयर शुड m be kept to remain in equilibrium। चलो वो एक क्वेश्चन हो गया। एक SHM का क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे एक मास दे दिए m, कैपिटल M ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक कैपिटल M, सेम मास दो ऐसे करके रखा हुआ है, बीच का ये दूरी a, या लेट अस टेक दिस डिस्टेंस इज l एंड दिस डिस्टेंस इज l, ठीक है।
हेयर मास इज केप्ट, जिसका यहाँ पे एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, m इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले बताओ SHM है कि नहीं, इज इट SHM? अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो SHM करेगा कि नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड बताना है आपको। SHM का एक क्वेश्चन हो गया, बाकी इंटीग्रेशन का 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का, ठीक है। लेट अस से दिस इज अ मास कैपिटल M and here is a mass small m, ठीक है। they are moving in circular orbits, they are moving in circular orbits under mutual gravitational force, under mutual gravitational force only. find velocity, find the velocity of each particle, ठीक है। सबका आपको दोनों का वेलोसिटी बताना है। 6 क्वेश्चन मानो, इसका कर दिए उसका कर दिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स का भी एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है मास m का, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है मास m का। राइट नाउ द डिस्टेंस इज r1, और इसको प्रोजेक्ट किए विद स्पीड ऑफ, या फिर नहीं, उधर प्रोजेक्ट करेंगे तब तो यहाँ प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ से इनिशियली रखा हुआ है ये r1 दूरी पे, दिस इज केप्ट एट r1, द मास इज, इसको m, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस इसको m ही ले लेते हैं और इसको भी m ले लेते हैं, ठीक है। एंड से फॉर एग्जांपल इसको प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u0, फाइंड वेलोसिटी, या उल्टा ही ले लेते हैं, चलो हटाओ, इसको r1 पे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे मास है कैपिटल M, लेट अस से कैपिटल M ओनली, एंड यहाँ से इसको रिलीज किए, यहाँ से इसको क्या किए, रिलीज्ड, ठीक है, रिलीज किए। तो जब ये मास स्मॉल m यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल मास M रखा हुआ है, एंड द इनिशियल सेपरेशन इज r1, रिलीज करेंगे तो यहाँ आएगा, राइट। जब यहाँ पे आएगा तो जब सेपरेशन r2 हो जाएगा तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा ये बताना है, स्पीड बताना है आपको, यहाँ पे स्पीड कितना होगा। ये मास स्मॉल m, ये मास कैपिटल M, इनिशियल सेपरेशन इज r1, जब r2 सेपरेशन हो जाएगा तो स्पीड कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चन हुआ ना, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड भर गया अभी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। फाइंड द फोर्स ऑन ए, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है gm² बाई r², है ना, gm1 m2 बाई r², और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, gm1 m2 बाई r², बीच का एंगल है 60 डिग्री, राइट। तो जो फोर्स लगेगा उस पे वो कितना लगेगा, 2a cos थीटा बाई 2। वेक्टर में फॉर्मूला बताया था कि जब दो इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन द नेट फोर्स क्या आता है, मतलब नेट वो जो वेक्टर का वैल्यू आता है, दैट इज 2a cos थीटा बाई 2। सो यूजिंग दैट वी कैन गेट द आंसर, cos 30 इज √3/2, सो दैट इज द आंसर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगेगा कितना, gm1 m2 बाई r², इस डायरेक्शन में भी लगेगा gm1 m2 बाई r², इस डायरेक्शन में लगेगा gm1 m2 बाई r², दैट इज 2a², √2a का होल स्क्वायर इज 2a²। तो ये दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में √2f, तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज √2 gm² बाई a², इसको तो कॉमन ही ले सकते हैं, √2 प्लस 1/2। आई होप कैलकुलेशंस आर ऑल राइट, है ना। f और f 90 डिग्री पे होता है तो √2f हो जाता है, तो √2 gm² बाई a² प्लस हाफ ऑफ दैट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डायरेक्शन नेट फोर्स का इस तरफ होगा, ध्यान रखियो, क्योंकि पहले से g
इसके चलते फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये दोनों के चलते फोर्स ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक है, वहां भी वो हो गया, ठीक है। पहला दो क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वेक्टोरियली पूछा है ए पे कितना फोर्स लगेगा, वेक्टोरियली। तो ध्यान से देख, ये पार्टिकल किधर फोर्स लगाएगा, इस पे, ये डायरेक्शन में, करेस्पॉन्डिंगली ये पार्टिकल ऐसे फोर्स लगाएगा। अब चूंकि ये इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, मैंने साइड ही नहीं दिया, रेगुलर हेक्सागन शायद मेंशन किया था क्वेश्चन में, साइड अगर ए है, उस केस में अगर साइड ए है तो ये नलिफाई कर लेगा, ये जो इधर अट्रैक्ट कर रहा है ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। सो जो ओनली फोर्स जो बचेगा वो इस एम के चलते बचेगा, एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और कितना होगा अगर आपको पता होगा, ये सारा दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सो ये आइसोसेलेस है तो दिस इज ए, दिस विल आल्सो बी ए, ऑल ऑफ देम आर ए। So therefore the net force is in this direction minus g m1 m2 by r square I cap, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बेसिक्स है रे, समझ में आ रहा होगा आई होप। सारा वेक्टर है, बस कैंसिल हो रहा है ना, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, तो कैंसिल होंगे ना वेक्टर्स। उसी तरह ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जी m1 m2 by r square माइनस आई कैप, बोला था वेक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एम बी केप्ट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ओके, जहां भी हम रखें, मान लो कहीं पे रख दिए इक्विलिब्रियम पे, सपोज यहां कहीं रखेंगे, नहीं 9 खींच लेगा ज्यादा, यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। अब अच्छा तुम लोग लॉजिकली बताओ तो किधर रहेगा ये, सपोज सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, थोड़ा सा इधर रहेगा या सेंटर के उधर रहेगा, स्मॉल एम किधर रहना चाहिए ताकि वो रेस्ट पे रहे, सेंटर के उधर कि सेंटर के इधर, सेंटर के उधर रहेगा, सेंटर के इधर रहेगा ताकि रेस्ट पे रहे, लॉजिकली सोच के अगर बोलना हो तो इधर ही रहेगा ना रे, क्योंकि 9m है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हाँ किसी का मास अगर ज्यादा है उसका अट्रैक्टिंग पावर भी ज्यादा है, तो इस तरफ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होगा, तो इसको छोटा लेंथ से बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, अट्रैक्शन इसके बीच में ज्यादा करने के लिए इसका लेंथ छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ओके, तो यहां कहीं भी लाई करेगा, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ पे हमने m को रख दिया और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ये डायरेक्शन में फोर्स, दैट इज g m1 m2 बाई l माइनस x का होल स्क्वायर। जी एम एम कट गया, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेके उस तरफ अगर भेज दूंगा मैं तो क्या आएगा देख, 3x इज इक्वल्स टू l माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू l बाई 4, तो l बाई 4 पे अगर रख देंगे तो वो रेस्ट पे रह सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम, हाँ एनर्जी का तो प्रॉब्लम कराऊंगा तब और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से टाइम पीरियड पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख सबसे पहले अपने को पता करना है एसएचएम है कि नहीं, एसएचएम का सबसे पहला स्टेप क्या है, याद करो, आराम से याद करो, एसएचएम का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर हमको पता करना है कोई मोशन एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई इज टू फाइंड आउट द मीन पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। मीन पोजीशन के बिना तो अपने एसएचएम में काम ही नहीं चलेगा, सबसे पहला जो स्टेप है जो हमको करने का है वो है फाइंड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ है, लॉजिकली दिख रहा है सेंटर पे ही लाई करेगा, मीन पोजीशन तो यही है इसका, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप क्या था एसएचएम में, मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिलाते थे, मीन पोजीशन जस्ट थोड़ा सा हिलाते थे, और फिर वहां पे नेट फोर्स कैलकुलेट करते थे। मीन पोजीशन निकला, थोड़ा सा हिलाए, नेट फोर्स कैलकुलेट किए वहां पे, और अगर वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, माइनस के एक्स का क्या मतलब है, जिधर आपने एक्स दिया उसके उल्टा अगर फोर्स लग रहा है, और किस फॉर्मेट में है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसका मतलब वो एसएचएम है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, सपोज थोड़ा सा हिलाते हैं, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, देखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फॉर्मेट जो मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो फॉर्मेट सीखेंगे ये फॉर्मेट काफी जगह आएगा, इसलिए ध्यान से ये फॉर्मेट आपने कर लिया होगा तो अच्छा बात है, नहीं किया तो ध्यान से समझ लेना इस फॉर्मेट को। सपोज यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये l और ये l, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर नीचे हिलाते हैं इसको, m यहाँ पे आ गया थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं मैं, काफी थोड़ा ही हिलाए पर मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, सपोज यहां तक लेके आ गए स्मॉल m को। अच्छा अब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, देखो इसके चलते फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे,
और इसके चलते फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, अगर आप ध्यान से समझो, लेट लेट दिस एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री, एल एल है ना दोनों में, तो सेम एंगल पे लगेगा। इस फोर्स का ये वाला जो, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है और इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, वो लोग कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है। इसका ये कंपोनेंट कैंसिल होगा और ये कंपोनेंट ऐड होगा, तो जो नेट फोर्स आएगा दैट इज 2f cos थीटा है, 2f cos थीटा आएगा। और ये बीच का दूरी कितना है देख, x, दिस एंगल इज थीटा। तो 2f cos थीटा का क्या मतलब है, 2f का वैल्यू कितना होगा, ये f है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या मतलब है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। सो 2f और cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो जो नेट फोर्स आ रहा है, एक और चीज ध्यान देना, x किधर लेके गए हैं, x ऐसे लेके गए हैं, नेट फोर्स कैसा आ रहा है, ऐसा। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम में तो है, बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि इससे नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स ऊपर पुल कर रहा है तो ऊपर जाएगा, और जब बॉडी ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो जो नेट फोर्स लगेगा वो अगेन अट्रैक्टिव है ना, ऐसा करके तो फिर से नीचे आएगा। सो दिस इज सर्टेनली अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी बस इतना समझो, इट्स अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एफ नेट क्या आएगा देख, 2gmmx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, यहां पे चूंकि x इज वेरी वेरी लेस देन l, आई कैन नेग्लेक्ट दिस x ऑल टुगेदर डायरेक्टली। x अगर काफी छोटा है l स्क्वायर के कंपैरिजन में, देखो ध्यान से समझो एक चीज को, ये मत सोचना कि सर x तो काफी छोटा है l के रिस्पेक्ट में, तो मैंने सपोज ऐसे लिख दिया, माइनस क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, f के उल्टा फोर्स, x इधर f उधर, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं समझाता हूं आपको। ये आएगा l क्यूब, दिस इज f नेट माइनस दिस इज k, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब अगर आप बिल्कुल टेंशन में बताना कि सर यहाँ पे x को तो नेग्लेक्ट करके हमने चुपचाप एल स्क्वायर लिख दिया, एल स्क्वायर का पावर 3/2 इज एल क्यूब, x को उड़ा दिया, जीरो लिख दिया ना यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा, तो हम x को यहाँ पे क्यों उड़ा रहे हैं ये समझो, ये समझने वाला बात है कि x चूंकि इज वेरी वेरी लेस देन l, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, यहां रिमूव नहीं कर देना, क्योंकि ये किसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, अब किसी के कंपैरिजन में तो नेग्लेक्ट करेंगे, अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी कंपैरिजन में तो वहीं छोड़ देंगे हम, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है रे, सपोज 0.01 का स्क्वायर और एल काफी बड़ा है 1000 का स्क्वायर, तो इसको तो हटा ही सकते हैं, ऑलमोस्ट एल स्क्वायर के बराबर ही तो हो जाएगा, तो लिख दिया। पर यहाँ पे एक्स को हटाने का कोई सेंस नहीं बनता, वहां से नहीं हटा सकते, ठीक है। यहाँ का एक्चुअली एक्स का बहुत सिग्निफिकेंस है, ये पूरा ओवरऑल टर्म काफी छोटा करेगा वो, तो हर जगह से नहीं उड़ा देना एक्स को, किसी के कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, यूनिवर्सली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही, ठीक है। एफ इक्वल्स टू इतना आया बेसिक, तो मतलब 100% अपना एसएचएम है, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के का वैल्यू है 2gmm बाई एल क्यूब, ये कट गया, दिस इज द आंसर, तो इज द टाइम पीरियड, ठीक है। बेसिक सिंपल फॉर्मेट है, कुछ खास बात नहीं था इसमें, ओके आगे बढ़ते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 6, so there are two particles capital M small m and they are moving in circular orbits under mutual gravitational force only, और कोई फोर्स नहीं है, म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के चलते ही they are moving in circular orbits, find speed of each particle। क्वेश्चन खुद से समझना है आपको और सोचना है क्या होगा, एक्चुअली क्वेश्चन समझना ही टफ है, समझ गए तो हो सकता है, पर क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इमेजिन कीजिए, देखिए ट्राई कर लीजिए फिर देखिएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ एक मास कैपिटल एम है और यहाँ पे एक मास है स्मॉल एम, ये लोग, अच्छा देखो कोई भी चीज सर्कल में क्यों रोटेट करता है, सपोज मैं कहता हूँ ये एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, सेंटर यहाँ पे है, ठीक है समझ आ रहा है, ये एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, जाहिर सा बात है अगर ये घूम रहा होगा सर्टेनली देयर मस्ट बी सम सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू मूव इन सर्कुलर फैशन। पहला चीज 100% कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स तो दे रहा होगा, तभी वो घूम सकता है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। सो नाउ हियर बोला है ये दो अपने अपने, ये तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कैसे घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्यों घूमेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्यों घूमेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है, पहला क्वेश्चन,
लॉजिक क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, सर्कुलर फैशन में तो घूम रहा है, पर क्यों घूमेगा, कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। बोला है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज इस एम का बात करते हैं हम, सपोज किसका बात करते हैं, इस एम का, इसको कौन ग्रेविटेशनल फोर्स देगा? एक ही बॉडी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकता है, वो है ये। बीच का दूरी मेंशन है किया, लेट अस टेक आर, बीच का दूरी आर ले लेते हैं। सो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो इसका ग्रेविटेशनल पुल देगा। पहला बात तो अपने को क्लियर है। तो हम लिखेंगे, इसका मेरे को स्पीड निकालना है, राइट? उसको थोड़ा केयरफुली एनालाइज करेंगे हम। देखो, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? ठीक है, तो हम लिखे यहां पे कि F दैट इज Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये लिखने में कोई गलती नहीं है ना? R is the separation between the particles, M or M, fine, everything is all right. Now this force is basically centripetal force and that is equals to, इसके लिए लिख रहे हैं तो मास इसका, स्पीड इसका, इसका स्पीड को v1 बोल देते हैं, इसका स्पीड को v1 बोल देते हैं, इसका स्पीड को v2 बोल देते हैं, ठीक है? mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये r और ये r अलग है कि सेम रहेगा? सोचो आराम से, ये r और ये r सेम रहेगा या अलग रहेगा? वो सेम नहीं रहेगा, वो सेम अलग रहेगा। यहां बोला है दे आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला चीज, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। इसका मतलब ये हिंज्ड नहीं है, ना ही ये हिंज्ड है। तो कैसे घूमेंगे ये दोनों, थोड़ा सा इमेजिन करो, हाउ दे विल रोटेट। दिस इज स्मॉल एम। सबसे पहले, इफ ऑब्जेक्ट्स आर फ्री टू रोटेट, ये मैंने रोटेशनल में बताया था आपको। रोटेशनल में एक चीज बताया था कि मान लो कोई एक रॉड है, उस पर अगर आप कहीं भी इंपल्स लगा देते हो, कहीं भी अगर आप आपने एक लात मारा तो घूमेगा किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। बताया था इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। हमेशा अब क्या, कहां भी लात मार के छोड़ो इसको, हमेशा घूमेगा किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर वो घूमने के लिए फ्री है तो। इन अ सिमिलर वे यहां पे वही आपको लॉजिक अप्लाई करना है। क्या? These two bodies are free to rotate. There is no hinge anywhere. They will rotate about which point? About their center of mass. सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? कहीं तो यहां पे, मान लो ये भारी है, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। इट विल रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। कैसे घूमेगा? लॉजिकली सोचो, यहां पे एक डंबल लगाए हैं, मास m, यहां पे बीच में कनेक्शन है, इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट इंडिविजुअली अपना अपना ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द सर्कल फॉर दिस। ये ऐसे करके घूमेगा और ये जो छोटा m है वो इस रेडियस में घूमेगा, ध्यान देना। सेंटर क्या है ये? दिस इज द सेंटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूमेंगे। क्लियर हुआ ढंग से? दोनों का स्पीड विल डिफर बट व्हाट विल रिमेन सेम? ओमेगा विल रिमेन सेम, दोनों का ओमेगा विल रिमेन सेम, ठीक है? अब ध्यान से इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमको पता पड़ेगा, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है इस कैपिटल एम पे, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो तो ये दे रहा है, दैट इज GMM बाई आर स्क्वायर। और जब mv1 स्क्वायर बाई आर लिखे हैं ना, तो ये v किसका स्पीड है? इसका मान लो इस डायरेक्शन में v1, इसका इस डायरेक्शन में v2। तो mv स्क्वायर बाई आर में ये r कौन सा दूरी है? मैं नाम दे देता हूं, चलो PQRS। ये r कौन सा दूरी होगा? ये r होता क्या है रे? बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जब सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हो mv स्क्वायर बाई आर, इसमें r क्या होता है? वो सर्कल का रेडियस होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है? वो सर्कल का रेडियस होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ध्यान समझ। वो रेडियस ऑफ सर्कल नहीं होता, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। हाँ, ये सही बात है कि कई सारे केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ सर्कल सेम होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा करके एक ट्रैक है, ठीक है, और सपोज यहां स्प्रिंग लगा हुआ है और यहां एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर यहां पे, सेंटर यहां पे, ध्यान रखना। लेट अस से दिस दूरी इज r/2, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा सा स्लाइड जर्क दिए, मास m, स्लाइड जर्क दिए, ठीक है। स्लाइड जब जर्क दिए तो वो यहां पे
यहां से स्लाइड जर दिए तो मास ऐसे करके आएगा, फटक से गिरेगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, राइट। अब जब यहां पे आएगा और मेरे को अगर नॉर्मल फोर्स निकालने बोले, फाइंड द नॉर्मल फोर्स हेयर, फाइंड द नॉर्मल फोर्स हेयर, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा नॉर्मल फोर्स के लिए? ऊपर के डायरेक्शन में अगर एफबीटी बनाऊंगा, नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा kx। एग्री करता है? सिंपल लॉजिक है। अच्छा, फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा भी रहेगा, ध्यान देना। फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा है, सॉरी हिंज तो वहां पे था। फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा है, राइट, ये देखना ध्यान से। फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा है, ये सेंटर O और यहाँ पे ऐसे करके आया विद स्पीड ऑफ v। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं इक्वेशन लिखूंगा सर्कुलर मोशन का, क्या लिखूंगा? नीचे की तरफ नहीं, इसका सबसे पहले तो चलो इक्वेशन बताओ, तुम ही बताओ, मैं बताऊंगा तो फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा। आप एक बार इसका इक्वेशन लिखो, यहाँ पे इक्वेशन लिखो ऑफ एनएलएम, मतलब वो जो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ही एनएलएम, हम जो ही बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन विद सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज यहाँ स्पीड भी दे दिया मैं आपको v, सपोज मैं दे दिया स्पीड v, लेटर से यहाँ पे स्पीड है v, मैं कह दे रहा हूँ यहाँ का स्पीड लो v और इक्वेशन लिखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या इक्वेशन लिखेंगे? देख, सेंटर कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर पे तो बाद में आता हूं मैं। सबसे पहले यहां पे जब इक्वेशन लिखेंगे, जाहिर सा बात है नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इसका सर्कुलर मोशन तो ऐसे करके है, तो नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे रे? n माइनस एम जी, n प्लस के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई, कौन सा r लिखेंगे? छोटू r लिखेंगे, ये वाला r लिखेंगे, कि r प्लस r बाई टू लिखेंगे? ये r लिखेंगे कि r प्लस r बाई टू लिखेंगे? एम वी स्क्वायर बाई r में कौन सा r लिखेंगे? अगर आप ध्यान से समझो, कौन से सर्कल में घूम रहा है ये मास? ये मास ये सर्कल में घूम रहा है एट प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? मतलब फिगर बनाना तो थोड़ा सा देख, ये जो मास घूम रहा है P के अराउंड घूम रहा है या O के अराउंड घूम रहा है? सर्कल कौन सा है इसका? सर्कल किस सर्कल में घूम रहा है बेटा? सर्कल P वाला है। P क्यूब इज द रेडियस प्रेजेंटली अराउंड विच दिस इज रोटेटिंग। अरे सर्कल तो ये है ना यार, ऐसे करके घूम रहा है तो सेंटर तो ये हुआ इसका। समझ में आ रहा है आपको? तो कौन सा लिखेंगे, r की r बाई टू? एम वी स्क्वायर बाई आर में r क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये r है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सर्कल से मतलब नहीं है उसको, इसलिए यहाँ पे r प्लस r बाई टू नहीं लिखना, कंफ्यूज मत होना। सर्कल ये है मैं मानता हूं, पर इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस ट्रैक का? ये सर्कुलर ट्रैक है, तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक तो r ही है। इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक तो r ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में वहां पे जो r लिखते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट द सर्कल इन विच द बॉडी सीम्स टू रोटेट। ध्यान रखना इस चीज का, बाकी कहानी बताने का और कोई पर्पज नहीं था मेरा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट वहां पे लाना था, देयरफॉर वी डिस्कस दिस। बट एनीवेज लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। एम वी स्क्वायर, एम वी वन स्क्वायर बाई आर, आर क्या है? ये वाला आर। फोर्स में ये पूरा आर लिखेंगे, ये जो आर था पूरा आर लिखेंगे, ठीक है। पर एम वी वन स्क्वायर बाई आर में ये वाला आर, और ये वाला आर कितना है हम बता सकते हैं आराम से, यहां से दूरी बताना है ना इसका। So this R is mr by the total mass m plus m. So from here we can solve the value of v1. So the value of v1 is, देखिए m और ये m कट गया, ये r और ये r भी कट गया, so this is gm square by r m plus m का रूट अंडर, this is v1। हाँ ठीक है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ v1, और v2 का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। v2 का वैल्यू भी सिमिलरली जस्ट यूज दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। v2 का कितना आ जाएगा, चलो लिख देते हैं फटाक से। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है v2 के ऊपर, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? सेम gmm by r square, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू v2 का स्क्वायर बाई इसका रेडियस ऑफ कर्व, इसका जो रेडियस है अराउंड विच दिस इज रोटेटिंग इज दिस, तो दिस इज व्हाट, ये वाला चाहिए ना, सॉरी हाँ ये वाला चाहिए, तो इसको ओरिजिन करके लिखेंगे mr बाई m प्लस m। सो ये m और ये m कट गया, इस बार आएगा gm स्क्वायर बाई r m प्लस m का रूट अंडर, ठीक है। तो ऐसा करके लिखना था।
सो दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं फटाक से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख, यहां बोल रहा है कि यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। ये वाला क्लियर है ना ढंग से? बोलेगा भी तुम लोग कैसे? खैर देखो, यहां से इस मास को कैपिटल एम को रिलीज किया, दिस डिस्टेंस इज r1, r2 पे जब आया तो यहाँ पे स्पीड बताना है आपको कितना होगा इस पॉइंट पे। ओके, ध्यान से देख, ये है डिस्टेंस r1 और यहाँ पे मास m को रखा है, r2 पे मेरे को बताना है स्पीड कितना है। यहाँ पे मास वास दिया है m, कैपिटल m और इसका कैपिटल M। ओके, कैसे बताएंगे? हम एक काम करते हैं, x पे जा करके अगर हम उसका एक्सेलरेशन लिखें तो कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर फोर्स लग रहा है इस वाले पार्टिकल पे। जब x दूरी पे होगा ये, तो फोर्स कितना लगेगा, इतना, बाई मास ऑफ दिस। तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, a को क्या लिख देते हैं हम, वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से आ जाएगा, so v dv is gm by x square dx and let us integrate. So when x was r1, speed was 0 क्योंकि वहां से रिलीज किए थे। when the x becomes r2, the speed is say v. So here I have v square by 2 and that is gm। अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा गलती हुआ इसमें, पकड़ो क्या गलती हुआ, थोड़ा सोचो तो क्या गलती हुआ इसमें। एक छोटा सा चीज इज रॉन्ग। अच्छा मैं पूरा करता हूँ, चलो फिर देखते हैं। जी एम एक्स का पावर -1 बाय -1 बाहर आएगा एंड 1 बाई एक्स आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 1 बाई r2 -1 बाई r1। सही है क्या? हाँ सही है। सो इसका मतलब v इज 2gm 1 बाई r1 -1 बाई r2 का बड़का वाला रूट अंडर। ये आंसर देखो सही है कि गलत है, आपका काम है आंसर देखो, इसमें छोटा सा गलती है, मैं बता रहा हूं, आइडेंटिफाई द मिस्टेक, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन दैट क्वेश्चन। छोटा सा, मतलब सॉल्यूशन में गलती है, क्वेश्चन तो ठीक, एक छोटा सा गलती है। चलो देखो, पॉज करके सोच लो फिर देखना। देख, इसको ओरिजिन ट्रीट करते हुए हमने r लिया, ये r2 लिया और ये r1 लिया। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन किधर है इसका, ये वाले डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे v dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब हमने जब ये एक्सप्रेशन लिखा v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर, v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर में हमको ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक माइनस लगाना पड़ेगा, वहां पर में एक हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, वरना हमारा आंसर गड़बड़ आएगा। आप लॉजिकली अगर यहाँ पे देखो, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, मैं आपको गलती बताता हूँ आंसर में, आप देख के पता पड़ जाएगा। R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, R1 बड़ा है, R1 बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन छोटा आएगा, तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, रूट अंडर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से अपने को पता पड़ना चाहिए कि एक्सप्रेशन में कुछ गलती था। क्या गलती था, यहाँ पे माइनस लगाना भूल चुके हैं हम, यहाँ माइनस लगा के जब सॉल्व करेंगे तो ये बस प्लस हो जाएगा एंड द आंसर विल बी दिस। इस चीज का आप ध्यान रखना, जब आपने ओरिजिन फिक्स किया और x माना है और जब एक्सेलरेशन उल्टा है तो v dv by dx इक्वल टू माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर जरूर लिखना। सो दैट वाज वन स्मॉल थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम देयर। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 8 और देता हूं, देखो। ओके ये सारा कर लिए हैं। हाँ ओके, कुछ कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ एक रॉड रखा हुआ है ऐसे करके, और इससे a डिस्टेंस पे देयर इज अ मास दैट इज m। इसका मैं बोल रहा हूँ लैम्डा kg per meter and the length is l. This is fixed, this is also, let us say both are fixed. ठीक है, so find force on m due to rod. You have to apply Coulomb's law only, you have to apply this Newton's law of gravitation only in a different way. ट्राई करिए एक बार, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे करके फोर्स निकालेंगे उस पर, दिमाग लगाना कैसे करके फोर्स निकालेंगे उस पर। ठीक है, चलो वो वाला पहले बताता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आई होप ये वाला क्लियर हो गया आप लोग को ढंग से।
चलो वो वाला फोर्स, अगर वो वाला एग्जांपल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको लोगों को वहां पे समझ में आएगा कि अपने को इस पे फोर्स निकालना है। रॉड के चलते किसी भी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा उसको कोई फॉर्मूला हमको पता नहीं, तो क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट लेके फोर्स निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे रे। छोटा सा एलिमेंट ले यहाँ पे, मान ले छोटा सा एलिमेंट लिया लैम्डा डीएक्स, मास का मास हो जाएगा ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज मास। इस लैम्डा डीएक्स के चलते यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ये वाले डायरेक्शन में। इस लैम्डा डीएक्स के चलते इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना। अच्छा, कितना फोर्स लगेगा वहां पे, फोर्स लगेगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या ले लें हम, एक काम करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको। हम एक काम करते हैं, आर हम क्या करते हैं, यहां से ले लेते हैं डायरेक्ट यहां तक आर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहां तक ले लिए, चलो ठीक है, आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, df, छोटा सा फोर्स, ये एक छोटा सा फोर्स है, करेक्ट। अब एक ध्यान से देखना, एक चीज बहुत ही ध्यान से नोटिस करो, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आपको इसके ऊपर फोर्स बताना था ना, फोर्स ऑन दिस एम, इस पे डायरेक्शन क्या है फोर्स का, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेट करने जाऊं इस एक्सप्रेशन को तो वो गलत हो सकता है, मेरे को ये चीज चेक करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट के चलते इस पे जो फोर्स लग रहा था वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये डायरेक्शन में, बाकी सारे एलिमेंट्स के चलते भी क्या फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा है कि बाकी सारे के लिए मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स के चलते भी जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगे, तब इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना इंटीग्रेट करेंगे तो गलती हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल वैसा। क्योंकि हम इंटीग्रेशन वेक्टर नहीं समझता, इंटीग्रेशन स्केलर समझता है। इंटीग्रेशन में आप यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं डाल सकते, एक स्केलर डाल सकते हैं। स्केलर इन द सेंस एक मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं, वो क्या करेगा, सबके लिए आपको करके दे देगा वो चीज। इसीलिए सारे एलिमेंट्स के चलते चूंकि नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, देयरफॉर आई कैन डू द इंटीग्रेशन लाइक दिस। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो यहां पे एक एलिमेंट लिया, इसके चलते भी जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो इसी तरफ होगा ना, मैग्नीट्यूड विल वेरी एज पर आर। यहां से ये दूरी अगर कुछ अपना आर है तो ऐसे करके मिल जाएगा, ऐसे करके कई सारे छोटे अलग मतलब अलग अलग लैम्डा डी के लिए अलग अलग आर होंगे, सबको ऐड ही तो करना है तो नेट फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मान लो यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज r1 और मैंने लिख दिया यहाँ पे फोर्स कितना है, जी एम एम बाई r1 स्क्वायर प्लस जी एम some other lambda dx by r2 square, like that. So this is basically sigma of this entire thing and that is integrable. पर अगर इस फोर्स का डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग आ जाता, मान लो इसका कुछ एक डायरेक्शन आया, इसका कुछ एक डायरेक्शन आ गया वेक्टर वाइज, इसका कुछ एक दूसरा डायरेक्शन आया वेक्टर वाइज, तब तो वेक्टर एडिशन करना पड़ता ना, और इसलिए इंटीग्रेशन फिर वहां वैलिड नहीं होता। फिर कुछ और तरीका करते हैं, हम दिखाऊंगा कैसे करना है, वो भी इंटीग्रेशन से ही करेंगे, पर कैसे करेंगे वो देखेंगे। पर यहाँ क्लियर है ना कि क्यों इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और फोर्स ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ऐसा करके लिखे जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ओके। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देख आर हमने यहां से पकड़ा ऐसे, ये है आर, तो ये आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, ए से लेकर के ए प्लस एल तक, ये आर वेरी करेगा ए से लेकर के ए प्लस एल तक, ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अब अपना बचा बाहर में जी लैम्डा एम, ये dx, you can take it x r, instead of r you can take x, this is x का पावर -1 by -1 and this is 1 by x and this is a plus l by a, so this is the answer। छोटा होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का मतलब माइनस एक बाहर निकाला, क्या माइनस बाहर निकाल, फिर उल्टा भी कर दिया ना, माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज लिखा हूं ना मैंने, दिस इज रिटन मैग्नीट्यूड वाइज, तो माइनस नहीं आना चाहिए, उल्टा कर दिया था मैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर लिखना रहता तो माइनस आई कैप अलग से वेक्टोरियली, उधर माइनस आई कैप, तो आपको क्लैरिटी आया ना करते कैसे इंटीग्रेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आगे कई बार आएंगे ये सारे, और ये इंटीग्रेशन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो प्रूफ्स आएगा उसमें इंटीग्रेशन आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग रख लो अपना। चलो दूसरा एग्जाम्पल, मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, बहुत पतला है, मोटा बना दिया मैं, ज्यादा मोटा नहीं है, काफी पतला एक्चुअली, सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे करके, ठीक है। इसका मास है m
और इसका रेडियस है r। ठीक है, यहाँ पे छोटू सा मास रख दिया m। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस m या फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m। चलो कैसे करके करेंगे वो ट्राई कर लो, फिर देखना स्क्रीन की तरफ। ये एक मास है, ऐसे करके रिंग है ना, और इस पे हमको नेट फोर्स बताना है, तो कैसे करके करेंगे? अगेन डायरेक्टली पूरे के चलते तो वहां बता नहीं सकते, क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, चलो एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, ये एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट के चलते इसका, अच्छा हाँ, अगेन लेट अस टेक लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लैम्डा को मैंने रिप्लेस किया था मास बाय एल से, पर इनिशियली क्वेश्चन में हमको एम और एल ही दिया हुआ था। अच्छा लैम्डा दिया हुआ है, ओके, अगर एम दिया रहता, एल दिया रहता तो एम बाय एल कर लेते अपन, नहीं भी दिया तो भी लैम्डा मान के कर देंगे तो ज्यादा आसानी पड़ेगा, हमेशा लैम्डा चूज कर लिया करो आप। और इसका मास कितना हो जाएगा देख, हम थीटा पे जा करके ये दी थीटा लिए एक छोटा सा, है ना, ध्यान समझना अब क्या होगा वहां पे। फोर्स जब हम लिखेंगे ऑन दिस मास ड्यू टू दिस छोटू मास, ये भी बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है, वो एलिमेंटल मास लिया, बहुत छोटा है, दिखने में बड़ा लग रहा है पर है बहुत छोटा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटा है, बहुत, दो इंडिविजुअल पॉइंट के जैसा ही है बिल्कुल। तो क्या लिख देंगे, जी एम, उसका मास कितना होगा, लैम्डा इंटू लेंथ आर डी थीटा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इसका मास, उसका मास इज लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये छोटा फोर्स आया। अब एक बात बताओ, क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? ये जो छोटा सा मास है इसको मैं हटा रहा हूं, लैम्डा पे जाके डी थीटा लिखा था ना, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, दूसरा डायग्राम बना देता हूं। चलो दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, देखो यहाँ पे, यहां पर ये जो एलिमेंट है ऐसे करके थीटा एंगल पे, ये जो इस पे जो फोर्स लग रहा है इट इज लाइक दिस, समझ में आ रहा है, इट इज लाइक दिस। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर इस फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? आंसर नहीं आएगा रे, क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट के चलते जो फोर्स है वो तो ये है और उसका डायरेक्शन है ऐसे, इसी के सिमेट्रिकली एक यहां पे एलिमेंट होगा, उसके चलते जो फोर्स है वो है ऐसे। सो आर द फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन? नो। उसको ऐड कैसे कर सकते हैं ऐसे स्केलर वे में? ऐसे स्केलर वे में ऐड नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन जो ऐड करता है उस स्केलर वे में ऐड करता है, अपने को तो वेक्टर एडिशन चाहिए, अपने को फोर्स है कौन सा एडिशन चाहिए, वेक्टर एडिशन, तो लॉजिक लगाते हैं। सिमेट्रिसिटी से हमको पड़ता है कि यहाँ पे जो एक एलिमेंट है, सपोज फोर्स लग रहा है एफ, यहां भी सिमेट्रिसिटी से एक एलिमेंट तो होगा डिट्टो, जो ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का है, होना चाहिए। तो ये जो दो फोर्स है इसका कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, ये वाला, और इस दो फोर्सेस का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्या ये सारे पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा? यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका ये वाला कंपोनेंट यहां पे किसी के कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी ये कंपोनेंट लेना है। यहां पर जो फोर्स लगा रहा है इस पे, ये जो फोर्स लगा रहा है इसका भी मेरे को सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए, मतलब जितने ही पार्टिकल्स हैं उसका मेरे को सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये जो फोर्स लगा रहा है स्पेस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कॉस की साइन, साइन। तो ऐसा जितना पार्टिकल्स है सबका बस साइन कंपोनेंट लेते रहेंगे हम, ऐसा जितना पार्टिकल सबका सिर्फ साइन कंपोनेंट लेंगे। फ्रॉम थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to 180, थीटा फ्रॉम 0 to 180 जितना भी है सबका बस ये वाला कंपोनेंट लेना, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, सबका ऐसे करके कंपोनेंट लेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो इतना तो लिख लिया, फोर्स आया, पर फोर्स से काम चलेगा, फोर्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए अपने को, फोर्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये फोर्स लिख लिए, यहाँ पे साथ में क्या लगा दिया, साइन थीटा, थीटा का वेरिएशन कहां से कहां होगा, 0 से लेकर के पाई तक, फटाफट अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये अपना आ जाएगा पूरा फोर्स, यहाँ 0 से मत लिख देना, पूरा फोर्स आएगा बस। ये क्या आ रहा है देख, जी एम लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई, सही है ना, जी एम लैम्डा बाई आर, ठीक ही लग रहा है, जी एम बाई आर, लैम्डा को खोल देते हैं, मास वास दिया हुआ है, एम बाई 2 पाई आर होता है ना, तो यहाँ पाई आर 2 पाई आर होता है, तो उसको कर दिया एम, यहाँ पे हाफ ही है तो मास बाई लेंथ, यहाँ पे कॉस पाई पुट करेंगे तो -1 आएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और वहां पर मैं माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 दैट इज +1 अगेन, सो दिस इज 2, दिस इज 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डायमेंशनली करेक्ट है। अब अपना आंसर चेक कर सकते हैं,
फोर्स का यूनिट क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर टाइप से ही होगा ना, तो डायमेंशनली करेक्ट है, फोर्स ऐसे करके निकालना है आपको। चलो तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, एसएसएम का कर लिए, उसका कर लिए, वेक्टर फॉर्मेट का कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्मेट नहीं पढ़ा है मैंने अभी, वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा दे रहा हूँ। चलो, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्मेट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मान लो यहां एक पार्टिकल ऐसा करके, सपोज मेरा एक्सेस है, पहले यहां एक मास है m1, ध्यान से देखना, सारा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मास है m1 और ये एक मास है m2। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर इज r1, उसका पोजीशन वेक्टर इज r2। दिस इज पोजीशन वेक्टर r। ये r पोजीशन वेक्टर अपने को चाहिए, बेसिकली ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं जो जो कह रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार में समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना लटकते रह जाएंगे आप। एक ही बार में जो बोलूंगा उसको समझ लो तो क्वेश्चन सॉल्विंग काफी आसानी से होगा, वरना लटक जाएंगे। तुम नहीं, हम भी साथ में तुम्हारे। चलो देखो, हमको क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, ये है ए और ये है बी। इफ आई एम बीइंग आस्क्ड फोर्स ऑन बी, अगर मेरे से पूछा जाए फोर्स ऑन बी, देन व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू डू, प्लीज लिसन केयरफुली। दिस इज द क्वेश्चन कि फोर्स ऑन बी कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले वेक्टर फॉर्म होता क्या है वो देखते हैं। अपने को जो फोर्स पता है दैट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर, वेयर लेट दिस मास बी एम, अनदर मास बी एम, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। नाउ अगर मेरे को इस m पे फोर्स चाहिए, ये m पे अगर फोर्स चाहिए, तो हम इन वेक्टर फॉर्म तो क्या करना पड़ेगा, यहां से अगर r लेते हैं, फोर्स तो लगेगा माइनस आर के डायरेक्शन में, फोर्स तो लगेगा माइनस आर के डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, माइनस आर वेक्टर बाय आर का मॉड। ये कौन सा वेक्टर है रे, ये यूनिट वेक्टर है। ये ओरिजिनल वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर माइनस लगा दिए, क्यों, क्योंकि आर ऐसे था, उल्टा कंसीडर किए हैं, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो इसको, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मेरे को, ये तो मैग्नीट्यूड है ही, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, वो तो हो गई। ऐड क्या करना था इसमें, इस मैग्नीट्यूड में ऐड क्या करना है, डायरेक्शन का सेंस। तो डायरेक्शन का सेंस ऐसे ऐड करेंगे, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर जिसके अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया, write the unit vector along which the gravitational force is acting. So what is the unit vector along which the gravitational force will act? Minus r by r, where r is the vector जिसका हेड किस पे लाई करेगा, जिस पे फोर्स चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर वेक्टर में हेड लाइज ऑन बॉडी ऑन विच फोर्स हैज टू बी फाउंड। लिख लो और दिमाग में घुसा लो। आर वेक्टर हम जो लिखेंगे फॉर्मूला में, उस वेक्टर का हेड कहां पे होगा, जिसके ऊपर में फोर्स चाहिए। तो अपने को आर डिफाइन ही वैसे करना पड़ता है, और फिर एक माइनस लेना पड़ता है, क्योंकि फोर्स तो निकाल उस पे रहे, पर उस पे तो फोर्स आर के ऑपोजिट लगेगा। प्लेन एंड सिंपल लॉजिक। फॉर्मूला थोड़ा अगर सुधारेंगे तो आएगा जी एम एम बाई इस का मॉड का क्यूब आर। ये होता है वेक्टर फॉर्मेट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है। बस दो एग्जांपल करेंगे, खत्म करेंगे। जी तो लिख ही लेंगे, एम तो लिख ही लेंगे, डेटा में दिया रहेगा, एम लिख ही लेंगे, डेटा में दिया रहेगा, आर निकाल सकते हैं। आर क्या है, आर वो दोनों का बीच वाला वेक्टर है, ये आर है। पर अगर मेरे को बी पे फोर्स चाहिए, तो ये जो आर वेक्टर है इसका सर किस पे रहेगा, बी पे। और माइनस ऐड करना भूलना नहीं, माइनस भी है, भूल गया था, माइनस ऐड जरूर करना। तो आपने आर तो लिखा है, पर इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, आर के ऑपोजिट, इसलिए वो माइनस साइन रहता है। क्लियर है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देख ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना रे, आर ऐसे करके, तो ऐसे करके एग्जांपल ले लेते हैं। चलो देखो, मान लो यहां एक मास है, मास ले लें क्या, हटाओ मास मास मान लेगा, यहां ले लेते हैं एम, यहां ले लेते हैं 3m, ठीक है। और इसका मैं कह देता हूं आपको 1,3, 1,3 तो नहीं लग रहा ये, 3,1, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं 3 4 6 5, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। फोर्स ऑन ए कितना होगा बता दो,
फोर्स ऑन बी, अलग अलग निकालो, चलो अलग अलग आप निकालो, फोर्स ऑन ए अलग से निकालो, फोर्स ऑन बी अलग से निकालना, तो प्रैक्टिस के लिए बस घसने के लिए और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए फोर्स ऑन ए फोर्स ऑन बी अलग अलग निकालिए ड्यू टू ईच अदर ऑफ कोर्स। तो देखो कैसे करके करेंगे, एक बार ट्राई कर लो फिर देखना। फोर्स ऑन ए जब लिखेंगे हम, इस पे फोर्स लिखेंगे जब, तो लिखेंगे जी m1 m2, बेटा डेटा ही देते तो अच्छा रहता, हटाओ, जी m1 m2 3m स्क्वायर जी m1 m2 बाई जी m1 m2 आर, आर को क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर फोर्स चाहिए उसके ऊपर हेड डालना है वेक्टर का, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था, फाइनल पोजीशन वेक्टर जिसके ऊपर सर गया है माइनस जहां पे पैर है, तो दिस माइनस दिस क्या होगा, देख 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर हुआ ना, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे रे, अरे देख रे देख, ये वाला वेक्टर, सॉरी ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस होगा ना, अरे ठीक देख लो ना यार, एक बार देख लेना खुद से। खैर जी एम आर बाई आर का क्यूब, आर का क्यूब क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पर इसका क्यूब चाहिए मेरे को। सो द आंसर इज 3gm स्क्वायर बाई दिस इज 5 का क्यूब इज 125 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। सो अपना वेक्टर फॉर्मेट आ गया, साथ में माइनस साइन लगा देना, आपको माइनस का ध्यान रखना, माइनस बोलना नहीं, दैट इज फोर्स ऑन ए। फोर्स ऑन बी जब मेरे को लिखना रहता, मान लो डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन देता, ये सब नहीं देता इतना, फोर्स ऑन अगर मेरे को बी लिखना होता तो कैसे करते, देखो जब फोर्स ऑन बी चाहिए तो अपना वेक्टर ऐसे करके ड्रॉप करेंगे, फोर्स क्या लिखेंगे, माइनस जी m1 m2 आर, आर क्या लिखते, ये फाइनल माइनस वो माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, आर लिख दिए, और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 4 का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, 5 का क्यूब 125, 3 4 का मैग्नीट्यूड होगा 5, उसका क्यूब 125, और साथ में एक माइनस साइन पीछे लगाएंगे, ठीक आ रहा है ना, हाँ देख दोनों एक्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ रहा है और डायरेक्शन वाइज उल्टा आ जा रहा है, ठीक है। इस माइनस को घुसाएंगे अंदर तो प्लस चले जाएगा सर। So like this. So this is a vector format of Newton's law of motion. Newton's law of motion बोल रहा हूँ, Newton's law of gravitation. So now we'll discuss one more thing, and that is potential energy. So we'll be discussing just one more thing. छोटा चीज है, that is potential energy. ध्यान से देख. Potential energy for a system of particles. Potential energy for a system of particles. ओके, ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं, कौन से फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी जो इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहला चीज आपको याद रखने का है। दूसरा चीज ध्यान से देखो कैसे करके निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। से फॉर एग्जांपल यहाँ एक मास रखा हुआ है एम, जी एम, इसको पकड़ लूं क्या, ठीक, इसको स्मॉल एम ले लो, चलो लेट अस टेक दिस m, ठीक है। और सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए अपने को रेफरेंस डिफाइन करना रहता है ना, रेफरेंस लेवल, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना है। जैसे जब mgh डिफाइन करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, उसमें द रेफरेंस लेवल वाज डिफाइंड as the I mean usually we define the reference level as ground, and from ground we consider h. If we go up we take h as positive, if we go down we take h as negative. So reference level has to be first of all defined. So for the gravitational potential energy for a system of particles, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको, देखो ताकि आप क्लैरिटी में रहे कि आ क्या रहा है अपना। मान लो यहाँ एक मास है m and this mass is m and the separation between them is r, so the potential energy for this system of particles is minus gmm by r. This is what we are going to derive. Potential energy for this system is minus gmm by r. This is what we are supposed to derive. So let us consider that potential energy at infinity is zero. Potential energy at infinity is zero. Now यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है m मास का और इनिशियल सेपरेशन इज r। मेरे को बताना पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस अरेंजमेंट का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस m को पकड़ के इन्फिनिटी तक ले जाता हूं, फटाफट प्रूफ देख लो। इस m को पकड़ के इन्फिनिटी तक मैं ले जाता हूं, तो जब मैं कोई एक रैंडम डिस्टेंस x पर में हूं और यहां से, अच्छा स्लोली लेके जा रहा हूं मैं,
सॉरी, इसको मैं कैसे लेकर के जा रहा हूं? वेरी वेरी स्लोली। वेरी वेरी स्लोली का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमने एफ एक्सटर्नल इधर मारा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग जा रहा है। वेरी वेरी स्लोली का मतलब है एफ एक्सटर्नल जो मैं लगाऊंगा दैट विल बी इक्वल टू दिस मच, दैट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्रोवाइडेड द वर्क इज डन स्लोली। प्रोवाइडेड द वर्क इज डन वेरी स्लोली, मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। तो ऐसा हो जाता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे कैसा होता है याद है ना तुम लोग को? भूल गया तुम लोग? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस डेल्टा के। हाँ, सो यहाँ पर में नॉन कंजर्वेटिव तो होता नहीं है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा यू, उधर लेकर के जाओ, स्लोली करेंगे तो ये भी जीरो। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आ जाएगा? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज डेल्टा यू, जीरो नहीं डेल्टा यू। ठीक है, बट दिस इज वैलिड, द वर्क इज डन स्लोली, पहला चीज, ताकि ये जीरो हो, और दूसरा चीज का नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना रहे। यहाँ पे नहीं है तो वैलिड है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो यू, या वर्क डन बाय, हाँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। वर्क डन इज दिस मच। हाँ, दिस इज एलिमेंट्री वर्क डन। एफ एक्शन का फोर्स अगर इतना है तो छोटा सा अगर dx से मैं डिस्प्लेस करता हूं इसको, तो कितना काम करना पड़ेगा मेरे को? एफ एक्सटर्नल इनटू dx, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। प्लस की माइनस, पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैं फोर्स उधर ही लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। ठीक है, एफ डॉट ds। अच्छा, x कहां से कहां तक डिस्प्लेस करेगा? मतलब ये x कहां से कहां तक ये होगा, कहां से कहां तक डिस्प्लेस करना है? इनिशियली यहां पे था और यहां से लेकर के यहां तक जाना था। सो फ्रॉम r टू इंफिनिटी। ओके, सो व्हाट इज u फाइनल? जब मैं इनफाइनाइट पे चले जाऊंगा तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी वी डिफाइन एज जीरो। सेपरेशन अगर इनफाइनाइट हो जाएगा दे वोंट इंटरैक्ट, therefore we define potential energy at infinity to be zero. So u final is zero. So what I will get is gm को बाहर निकाल लो, एंड दिस इज x का पावर माइनस टू, मतलब एक माइनस बाहर और 1 बाई x फ्रॉम इंफिनिटी टू जीरो। सो इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट ui, और u at a separation of r is minus gmm by r, minus gmm by r. This is what we were trying to prove. ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान देना, अगर आपने एक्सटर्नल वर्क डन, मैं एक बेसिक प्लेन रूल बता दे रहा हूं, कभी फंसेंगे तो मैं बस याद दिला दूंगा, मैं इतना पैपा नहीं करूंगा अभी, डायरेक्ट काम का बता रहा हूं, ध्यान सुनना। और जो लाइन बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फंस जाएंगे प्रूफ करते टाइम, ध्यान सुनना। व्हेनेवर वी, बोल दे रहा हूं, खुद लिख लो, जब भी हम डिराइव करते हैं द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स, we make external force do work slowly. Now when I have to derive the work done due to work done due to external force to get potential energy, I will choose to make work done by external force positive. हमेशा I will move the body in such a direction because this is my choice. I can take the body from here to here or from infinity to there I can bring. ठीक है, I will always make the system work in such a way that work done by the external force comes out to be positive. जनरल रूल है, लिख लेना। अगर ये डेरिवेशन मेथड करेंगे तभी आपका कंजर्वेटिव, तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो सही सही आएगा। रूल क्लियर है कि नहीं? आप जब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स से कुछ वर्क कराना पड़ेगा। वो वर्क जब कराएंगे दैट वर्क मस्ट बी पॉजिटिव इन नेचर, अदरवाइज आपका आंसर में जो वैल्यू आएगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप यहां से यहां लेकर के आएंगे इस ऑब्जेक्ट को, यहां से यहां पे अगर आप लेकर के आते हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यहां से लेकर के अगर यहां पे आएंगे तो इधर तो खींच ही रहा है ग्रेविटेशन का फोर्स, तो हम धीरे धीरे लेकर के आए तो हमको फोर्स तो इधर लगाना पड़ेगा ना। हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल कम आउट टू बी नेगेटिव। And in derivation of potential energy we always make external work do positive work, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशन वाइज, दिस इज द कन्वेंशन वी फॉलो।
कहीं भी 11-12 में कहीं भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ कर रहे हैं, आपको हमेशा वर्क डन बाय एक्शन फोर्स पॉजिटिव रखने का, याद रखना बिल्कुल। यहां से यहां लेकर के आएंगे, आपका ये माइनस गायब हो जाएगा, ध्यान रखना उस चीज का। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। ठीक है, बॉडी का नेचुरल प्रोपेंसिटी मूव करने का किधर है, अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से थोड़ा पास लेके छोड़ेंगे, तो बॉडी का नेचुरल प्रोपेंसिटी टू मूव इज इन दिस डायरेक्शन। बॉडी का नेचुरल प्रोपेंसिटी में जहां होता है मूव करने का, इफ द बॉडी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, दिस मींस बॉडी इज बिकमिंग मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। बॉडी इज बिकमिंग मोर स्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कटोरा है, यहाँ बॉल को अगर आप छोड़ते हो, किधर आएगा, इस तरफ आएगा ना। नेचुरल प्रोपेंसिटी जिधर रहता है, अगर उधर जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। यहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कम, यहाँ पे मिनिमम। तो नेचुरल इंक्लिनेशन जहां होता है बॉडी का, फ्री अगर है तो वहां अगर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि दैट इज स्टेबल पोजीशन फॉर दैट, नेचुरली स्टेबल की तरफ ही जाता है। तो यहां पर में अट्रैक्टिव नेचर है ना इस तरफ, तो यहां पे जैसे से आएगा, ये तो नेचुरल इंक्लिनेशन इधर आने का, अट्रैक्टिव होने के चलते, तो इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और यहां पर ही 0 था, तो घट घट के क्या हो जाता है, नेगेटिव। That makes sense. Magnitude wise potential energy for a 2 system is always negative. 2 system 3 system जितना भी सिस्टम रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा, 0 होगा या फिर नेगेटिव रहेगा। ठीक, ओके। पॉजिटिव हो सकता है, अनस्टेबल, अब नहीं, अनस्टेबल नहीं, कितना दूर लेके जाएंगे, इनफाइनाइट पे 0 हो गया। खैर, ये तो अपने बेसिक बात कर ली। अब हम बात करते हैं फटाफट पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ना हम। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो काफी अच्छा होता है, क्योंकि हमको इंटीग्रेट कई बार नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हम देखेंगे प्रॉब्लम्स में जो दे रहा हूं उसमें। I'll give some problems, we'll quickly solve, and with this we will end this particular lecture. Use of potential energy, very 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 significant actually, potential energy। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। So let us say यहाँ there are 3 masses, mass m, mass m, mass m, located at the vertices of an equilateral triangle. Find the potential energy due to this configuration. Potential energy of system बताना है, मैं समझा देता हूँ पहला एग्जांपल, फिर बाकी सर आप खुद से करिए। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे सारे 2 पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, तो जितने पेयर्स हैं उतना बार -G m1m2/r लिखते जाना, जितना पेयर्स, सारा पेयर्स कवर करना और -G m1m2/r लिखना है आपको। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगेन सेम थिंग, दिस इज अ क्यूब ऑफ एज ए, एंड इसके सारे वर्टेक्स पे एक एक m रख दिया गया है। m on each vertex. Again find the potential energy for this configuration of system। ठीक है, चलो फटाफट पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे करके निकालेंगे। इसके चलते क्या है, तो ये 2 कवर हो गया, ठीक है, मैं एरो बना दे रहा हूं, मतलब इट इज कवर्ड, -Gm1m2/r, -Gm1m2/r, ये कवर हो गया। अच्छा, इसके अब इसके चलते 2 है एक्चुअली, यहां भी है और यहां भी है, तो ये दोनों कवर कर देता हूं, तो क्या कर दूं, -2 हो जाएगा ना, -Gm2/a, इसके चलते ये -Gm2/a, तो -2। ओके, अब इसके चलते ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, और ये बचा, तो ये वाला कवर कर देता हूं मैं, ये कवर कर दिया, तो माइनस अगेन Gm1m2/r, तो टोटल कितना आ गया, -3Gm1m2/r। दिस इज द आंसर। जब यहां पे जाएंगे तो इसका ये वाला कवर हो चुका है पेयर, और ये पेयर कवर हो चुका है, सारा कवर हो गया, तो बचा खाली ये। ठीक, स्क्वायर का ट्राई करते हैं, चलो स्क्वायर का ट्राई करते हैं। स्क्वायर का ट्राई करो वैसे जैसे बताया मैं, ये वाला कवर कर लेंगे और ये वाला, दोनों के लिए सेम आएगा, कितना आएगा, -2Gm1m2/a, a है डिस्टेंस, इसके लिए ये भी कवर कर सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, -Gm1m2/r इज √2a। क्लियर है, ओके। अब यहां पे आते हैं हम, यहां पे जब आएंगे तो ये वाला कवर कर लेते हैं और ये वाला कवर कर लेते हैं, ये 2 बचा है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ये पेयर, तो ये और ये बचा इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और इसके लिए यहाँ पे 2 कर लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी यही आएगा, Gm1m2/√2 है। ठीक, जब यहां पर में आते हैं तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, तो ये कवर कर लेते हैं,
ये कवर हो चुका है इसके लिए और ये कवर हो चुका है इसके लिए, तो इसके लिए बचा सिर्फ ये, जैसे क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। इसका कवर हो गया, जब यहां पे आएंगे तो इसका ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, सब कवर हो गया, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। इसका देखते हैं, चलो ये देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्या किया जाए। इसका कवर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, वरना वो कवर करते ही मेरा कवर हो जाएगा। ये आप लोग खुद से कवर करते रहना इस तरह से, हालांकि करने का जरूरत नहीं भी है। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देख। लेट अस हैव वन स्मॉल शॉर्टकट। इसका लॉजिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाएंगे क्लास 12th में, जो भी पढ़ाएगा उसे एक बार पूछ सकते हैं, सर आई मीन व्हाट इज द सेंस, हाउ डज दिस मेक सेंस। यहाँ पे बस काम का चीज बता रहे हैं, ध्यान समझ ले। अगर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, इफ यू हैव अ सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, एक पार्टिकल के लिए उसको जैसा अपना एनवायरनमेंट दिख रहा है वैसा ही दूसरे पार्टिकल के लिए भी उसको एनवायरनमेंट दिखेगा। इसको एनवायरनमेंट क्या दिख रहा है, दो ठो है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। इसको क्या दिखेगा, मेरा दो दोस्त है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए, इसको भी वही दिखेगा, आई हैव टू फ्रेंड्स एट ए एंड ए, बिल्कुल डिट्टो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे इसको दिख रहा है तीन ऐसे करके लोकेटेड हैं, इसको क्या दिख रहा है, तीन ऐसे ही करके लोकेटेड हैं, दो ए पे और एक √2 ए पे, इसके लिए भी वही था, दो ए पे, ए डिस्टेंस पे, और एक √2 ए पे, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। एक के लिए जैसा एनवायरनमेंट है वही अगर सारे पार्टिकल्स के लिए हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे पार्टिकल्स के लिए, देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। और वहां ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, वैलिडिटी, ये इसका वैलिडिटी है, कहां लगा सकते हैं, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस में। यहां पर भी क्या वही है, इसके लिए जैसा दिख रहा है वही तो इसके लिए भी बाकी सारा दिख रहा है। इसको जैसा बाकी का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, यहां बैठ के देखेंगे तो बाकी वैसा ही दिखेगा, यहां बैठ के देखेंगे तो बाकी सब वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल डिट्टो। पड़ोसी बिल्कुल सेम है। पड़ोसी कहने क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। इसके लिए कितने पार्टिकल्स ए दूरी पे हैं, 1 2 और 3, तीन पार्टिकल्स ए दूरी पे हैं, ये और ये अंदर का पार्टिकल, ये तीन पार्टिकल √2a के डिस्टेंस पे हैं, एंड देयर इज वन पार्टिकल एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a। सी 7 पार्टिकल कवर हो गया ना, एक तो वो खुद 8वां कवर हो गया पूरा। कोई भी पार्टिकल उठा लो, मान लो ये उठाता हूं मैं, या मान लो ये वाला, कोई भी ये वाला उठा लेते हैं, चलो इसके लिए भी देखो, ये और ये, these 3 particles are located at A, ये this one and this one। हाँ, ये वाला चीज, ये जो सामने वाला फेस में है, ये साइड वाला फेस में जो है ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल आर लोकेटेड, 3 पार्टिकल्स आर एट √2a, एंड इसका एग्जैक्टली जो बॉडी सेंटर्ड जो ऑपोजिट में है, क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो ऑपोजिट में है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं उसको, क्यूब का एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे यहाँ पे दूसरा तो √3 है, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान सुनना, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन बॉडी, पूरा लिख लेना, पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन बॉडी due to all other particles, due to all others, potential energy of one due to all others। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं, potential energy of one due to all others multiplied by n/2, where n is the total number of particles, total number of particles। बहुत सिंपल लॉजिक है, एक बार खुद से भी डिराइव कर सकते हैं इसको। पोटेंशियल, अच्छा ठीक है, अब अप्लाई करते हैं, चलो देखो पहले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या करते, सिमेट्रिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स कितना होगा, सिंपल है वो तो, कितना होगा, -2gm1m2/r, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन पार्टिकल मैंने लिख दिया, इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 2, सो व्हाट इज आंसर, -3gm²/a। मैच किया, ठीक। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स कितना होगा, -2gm²/a -gm²/√2a। वो -2gm² कहां आया, इसके चलते, और -gm²/√2 इसके चलते,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 2। देख लो हीरो की तरह लिख तो दिया, आंसर आया कि नहीं? ये तो कट गया 2 से, -4 gm स्क्वायर बाई ए -2 gm स्क्वायर बाई रूट 2a। ठीक, आंसर आ रहा है, सही आएगा बिल्कुल, कहां जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। इसके लिए ज्यादा घिचपिच नहीं करना, ऐसे से करके डायरेक्ट ये लगाएंगे। ट्राई करो, अब समझ में आ गया तो ट्राई करो, क्यू के लिए लिखो पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेक कर लेना। तो हम क्या करते हैं, एक के चलते लिखते हैं, एक के पोटेंशियल एनर्जी ऑन वन ड्यू टू ऑल अदर्स कैसे करके लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस ड्यू टू जो ए डिस्टेंस पे लोकेटेड है, कितने पार्टिकल्स, 3, तो -3 gm1 m2 बाई ए, 3 पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दोस 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स रूट 2a पे लोकेटेड है, उसके लिए क्या लिखेंगे, -3 gm1 m2 बाई आर। और एक पार्टिकल रूट 3a पे लोकेटेड है, तो -gm1 m2 बाई आर। तो एक पार्टिकल का मैंने पूरा पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, मेरे को आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल्स। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तब तो घसना पड़ेगा, हालांकि सिमेट्रिक ही देगा अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो। खैर, नाउ जस्ट another few varieties of question and then we'll end this lecture। ये तो खैर कॉन्फ़िगरेशन का ही बात बताया, पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया फॉर डिफरेंट सिस्टम। नाउ विल यूज पोटेंशियल एनर्जी and mechanical energy to get different speeds and velocities and all that thing। ओके, चलो एक क्वेश्चन हमने उस समय किया था ना, आपको याद होगा, यहाँ एक मास m था, यहाँ एक मास m था, डिस्टेंस कितना था इनिशियली, r1। यहाँ से हमने क्या कर दिया था, रिलीज। r2 पे स्पीड पूछा था कितना है, याद है? एक लाइन में कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, कैसे? ट्राई करो, मैं ही कर देता, ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं करूंगा ही। इसको ट्राई कर लीजिए, यहाँ मास m है, यहाँ मास m रखा हुआ है, u such that m reaches infinity, m just reaches infinity। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, this is m this is m। अच्छा ये फिक्स्ड है, this is fixed, none of them are fixed, none of them are fixed। This is launched with a velocity of u naught, find maximum separation between them। potential energy, find speed of each when distance remains r by 2। find the speed of each when the distance remains r by 2। m और 4m ले लिए, ठीक है। चलो ये 4 क्वेश्चन फटाफट कर लो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। या लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फिक्स्ड है, ये यहाँ पे रिलीज कर दिए इसको, जाहिर सा बात है इधर आएगा। सो अच्छा देखो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? अरे लग रहा है, कौन सा? हिंज फोर्स, क्योंकि फिक्स किए हुए हैं। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है क्या? नहीं, क्योंकि हिंज फोर्स जो लग रहा है वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? -gm1m2 बाई r1। दैट शुड बी इक्वल टू, जब यहां पे आएगा तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में स्पीड होगा उसका v, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर -gmm by r2
दिस एम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू, हर जगह से m कट जा रहा है ना, m कट जा रहा है हर जगह से, सो इट इज 2gm 1/r2 माइनस 1/r1 का रूट अंडर। देख वही आंसर था जो पहले आया था, यही आंसर आया था, तो एक स्टेप में आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी फायदे का चीज है, पोटेंशियल एनर्जी फायदे का चीज है। आंसर 2 ये फिक्स्ड है, भारी भरकम ये फिक्स्ड है। ट्राई कर लो एक बार, यहां से मास स्मॉल m को रिलीज किए विथ u सच दैट m रीचेज इंफिनिटी, फाइंड u। हाँ ये एक बहुत भारी चीज है, इट इज फिक्स्ड ऑलमोस्ट, और इसके सरफेस पर से इस m को रिलीज किए, इट हैज टू जस्ट रीच इंफिनिटी। यू हैव टू टेल व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, जस्ट रीचेज इंफिनिटी, या बोले फाइंड द मिनिमम स्पीड सच दैट इट विल रीच इंफिनिटी। एक ही बात है, ये एक ही सवाल है, या तो ये पूछ लो या तो ये पूछ लो, मिनिमम स्पीड टू रीच इंफिनिटी, एक ही बात है। कैसे करके करेंगे ट्राई करो फिर देखना। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि ये बहुत भारी है इसलिए नहीं चल रहा है, फिक्स भी कर दिए तो नहीं चलेगा, वैसे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, फिक्स भी किए हुए हैं तो। सो इनिशियल एनर्जी इज माइनस GMM/r, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। स्फेरिकल बॉडी को मैंने कहा था यू कैन ट्रीट इट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, m मास प्लेस्ड हियर, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, r दिया नहीं है क्या रे, r ले लो, r देना बोलिए, r ले लो, माइनस GMM/r, ठीक है, दैट इज द इनिशियल एनर्जी। एंड नो, इनिशियल एनर्जी इज दिस, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, जस्ट रीचेस इंफिनिटी, का मतलब वहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। एंड व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब इंफिनिटी पे चला गया, जीरो। माइनस GMM/r में r को इनफिनिट पुट कर देंगे, जीरो आ जाएगा। वैसे भी अपने को पता है व्हेन टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इज जीरो, सो दैट पार्ट इज जीरो। सो ये m और ये m कट गया, सो व्हाट इज u, इफ यू सॉल्व this is root under 2gm/r, this is known as escape velocity, escape velocity, minimum speed which must be given to a particle to escape the gravitational pull of m, capital M, planet, if this is a planet, और अगर आप किसी पार्टिकल को इतना स्पीड दे देते हैं, it will not come back, वो आएगा ही नहीं वापस। मार्कर को फेंका तो नीचे आता है ना वापस, पर अगर इस स्पीड से फेंका मैं तो नहीं आएगा मार्कर। और ये स्पीड अर्थ के लिए आता है, अगर आप पुट करेंगे अर्थ के लिए तो वैल्यू होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा है काफी कम है रे, एक सेकंड में 11 किलोमीटर फेंकना है, बहुत ही हाई स्पीड है, पर अगर उससे फेंक पाए तो वापस आने वाला नहीं है। पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, रेडियस 6400 किलोमीटर, याद रखना, ये डेटा दिया हुआ नहीं रहेगा आपको हर जगह, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं बस इक्वेशन लिखूंगा, सॉल्व आपको खुद कर लेना है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अच्छा इनिशियल सेपरेशन नहीं दिया, अगर इनिशियल सेपरेशन लेट अस टेक r, लेट अस टेक इनिशियल सेपरेशन r, एक बार ट्राई करो, फिर से नहीं किया तो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, एक बार ट्राई करो, इनिशियल सेपरेशन r दिया हुआ है, एक बार ट्राई करो फिर देखना। इनिशियल सेपरेशन इज r, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर मैंने इसको फटाक से इनिशियल वेलोसिटी u0 इस तरफ दिया तो ये भागना चालू करेगा, और ये तो भाग ही रहा है साथ साथ, इसको भी खींचेगा अपने साथ साथ, समझ रहे हैं, ये तो भाग ही रहा है, पर ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये उसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इसका स्पीड ज्यादा है a और b, तो a का स्पीड तो ज्यादा इनिशियली u0 से लॉन्च किए हैं, इसको कहां u0 से लॉन्च किए हैं। अब एक कॉमन सेंस से चीज समझते हैं हम कि ये दोनों का डिस्टेंस कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ b, जब तक वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ b, तब तक बीच का डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। और एक समय, अब चूंकि b a को अपने तरफ खींचते ही जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब एक पॉइंट तो आएगा जब दोनों का स्पीड साथ हो जाएगा, क्योंकि ए का जो स्पीड है वो घट रहा है, मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे इनिशियली ऐसा है, पर स्पीड ऑफ ए घट रहा है, स्पीड ऑफ बी बढ़ रहा है। बी तो जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, बी तो जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ और इस तरफ लगते ही जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका तो स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस पे एक्सेलरेशन उधर है, इनिशियल स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन उधर है, तो इसका तो स्पीड घटेगा ना,
लॉजिकल बात है। कुछ समय के बाद क्या होगा, ऐसा करके गया, कुछ समय के बाद ऐसा होगा, ये पीछे रिट्रेस करेगा। पर मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब दोनों का स्पीड जस्ट बराबर हो गया है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, इसका स्पीड घटना स्टार्ट होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, पास में आ जाएंगे, पास आना स्टार्ट होगा। फिर समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम दूरी तब होगा जब ये दोनों का स्पीड एक समय पे बराबर, एक समय पे इक्वल हो जाएगा, उसके बाद इसका स्पीड घटेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा फर्दर, तो पास आ जाएंगे ये। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब दोनों का स्पीड इक्वल हो जाए, पहला चीज कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस आर मैक्स है जब ये दोनों का दूरी मैक्सिमम हो चुका है, आर मैक्स। अब क्या, फटाफट इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, सो मोमेंटम तो अपना कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम इज एम यू नॉट, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2mv, दोनों का मास सेम दिया ना, दोनों का मास सेम दिया, फाइनल स्पीड है v, एट से फाइनल स्पीड है v, तो फाइनल स्पीड मेरे को क्या मिल गया, यू नॉट बाई 2, पहला चीज। दूसरा चीज, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, बीच का सेपरेशन कितना दिया, छोटू आर, छोटू आर, तो इनिशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी है ना, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर मैक्स, ये हो गया पोटेंशियल, प्लस काइनेटिक कितना होगा, हाफ, दोनों का मास कॉमन ले लिया मैंने, और स्पीड का स्क्वायर, यू नॉट स्क्वायर बाई 4, सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है, मैं नहीं सॉल्व करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसको आप सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसमें एक ही चीज अननोन है, वो है ये, बाकी सारा नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, बस सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा। विल गेट द वैल्यू ऑफ आर मैक्स, कांसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बाकी सब तो ठीक था, दो इक्वेशन लिखा था हमने उसमें, ओके। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच व्हेन डिस्टेंस रिमेन्स r by 2, ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो ये बनाओ, ये तो गारंटी बनना चाहिए। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 बनना चाहिए 100%, एक बार ट्राई करिए। बीच का डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज m, दिस मास इज m एंड दिस मास इज 4m, रिलीज किए दोनों को, फ्री टू मूव, both of them are free to move and released, initial distance, initial separation is r, final separation is r by 2, you have to tell the speed of each, okay। क्या होगा देखो, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, इसका मास है m, इसका मास है 4m, इसका मास है m, इसका मास है 4m, हम लॉजिकली बता सकते हैं ये होगा 4u और ये होगा u। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना, 0, फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो स्पीड का रेशियो तो यही होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे 4u और u, चलेगा। तो पहला इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन क्या मिला, फोटो ही बना लिया, ऐसे खत्म, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग वहीं निपटा दिए। दूसरा, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, तो अब मोमेंट, अब क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस जी m1 m2 बाई आर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक तो 0 है, खाली पोटेंशियल है इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी m1 m2 बाई आर, आर बाई 2 हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक, चाहिए क्या था अपने को, u चाहिए ना, हाँ बाकी सारा तो पता ही है। फाइनल काइनेटिक लिख लेंगे, हाफ m16 u स्क्वायर, m को भी बाहर ही ले लेंगे, छोड़ो हटाओ, लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर और इसका हाफ 4m u स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 20m u स्क्वायर, तो ये आएगा 10m u स्क्वायर, वो आएगा 10m u स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 8gm स्क्वायर बाई आर, इधर लेके आ जाएंगे तो 4gm स्क्वायर बाई आर, 4gm स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वल्स टू उधर कितना 10m u स्क्वायर, 10m u स्क्वायर, ये m और ये m कट गया, यहां से u का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 2gm बाई 5r, ये इसका स्पीड है मोटू वाले का 4m का, इसका स्पीड होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे खत्म करते हैं, व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेस क्लास, ओनली टू थिंग्स, वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका नॉर्मल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप समझो कि सारे जो पिछले चैप्टर्स के प्रॉब्लम है कंबाइन करके दे सकते हैं, ठीक है। एसएचएम भी घुस गया, सर्कुलर मोशन भी घुस गया, एनर्जी कंजर्वेशन भी घुस ही गया है, वेक्टर घुस गया था, और इंटीग्रेशन भी घुसा था। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सीखना, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक्स है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, जब हम प्रूफ करेंगे द फॉर्मूला फॉर डिफरेंट बॉडीज, पोटेंशियल का और ग्रेविटेशनल फील्ड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने ये वाला चीज सीखा जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 सिस्टम 3 सिस्टम व्हाटएवर सिस्टम। बेसिक आपको याद रहना -gmm/r, ठीक है। नेगेटिव क्यों है समझा दिया। प्रूफ का ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमेशा पॉजिटिव रखना, वरना आपका ग्रेविटेशन, वरना आपको जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो गड़बड़ हो सकता है। हमेशा ऐसा प्रूफ करते टाइम ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम जबरदस्ती पॉजिटिव रखें, ओके। और इसका यहाँ पे जब एग्जांपल्स किया तो भी देख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज हुआ है प्रॉब्लम्स में। और बेसिक बाकी तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बाकी तो कर ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। सब कुछ आई होप सारा कर लिए होंगे आप लोग, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन मोर डिटेल्स एक्चुअली इन द नेक्स्ट वीडियोस व्हेन वी विल स्टार्ट विद पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। दोज वीडियोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी पढ़ा रहे हैं इसको प्लीज ढंग से समझ लेना, क्योंकि यही रिपीट टेलीकास्ट होगा वहां पे फ्यूचर में। देन यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इफ यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ठीक है। एक्चुअली हाँ फाइन, इट विल कम लेटर, ओके। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।